नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं हिंदी ई स्कूल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भूगोल सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 2 यानी ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। एनसीईआरटी कक्षा 6 का चैप्टर 1 पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसे आप चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उनको फटाफट से हाईलाइट कर लेते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हैं। हम इस चैप्टर यानी ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर में क्या क्या पढ़ेंगे उनको फटाफट से हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लोब, पृथ्वी का अक्ष, विषुवत वृत्त या इक्वेटर, अक्षांश या समांतर रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? विषुवत वृत्त है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। इनके अलावा चार और जो इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? यानी कर्क रेखा है, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये चार, इनके बारे में जानेंगे। पृथ्वी का ताप कटिबंध, कौन कौन से ताप कटिबंध है? उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। और अब जानेंगे देशांतर क्या है। देशांतर के साथ साथ ही प्रमुख यामोत्तर क्या है? 0 डिग्री देशांतर है, उसको प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। देशांतर और समय काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको भी जानेंगे। ग्रीनिच मानक समय, और उसके बाद भारत का जो मानक समय है प्रमुख, और आखिर में हम आ जाएंगे इसके प्रमुख प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ये कुछ इस चैप्टर के प्रमुख बिंदु थे जो मैंने अभी आपके सामने हाईलाइट किए हैं और अभी एक एक करके इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर के प्रमुख बिंदुओं को हम हाईलाइट कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लोब और पृथ्वी का अक्ष, हम पढ़ेंगे विषुवत वृत्त, हम पढ़ेंगे अक्षांश समांतर रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के मान, पृथ्वी के ताप कटिबंध, साथ ही देशांतरी यामोत्तर या देशांतर क्या है, प्रमुख यामोत्तर क्या है, देशांतर और समय, ग्रीनिच और प्रमुख यामोत्तर, और इसके अलावा इस चैप्टर का हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा मानक समय से संबंधित। साथ ही हम जानेंगे भारतीय मानक समय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोब यानी हमारी पृथ्वी का एक ट्रू मॉडल। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, पृथ्वी का आकार कैसा है वो चैप्टर नंबर 1 में हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखा है आपने चैप्टर 1 का वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। पृथ्वी हमारी जो ध्रुवों पर है थोड़ी चपटी है और बीच में थोड़ी उभरी हुई है, एकदम गोल बॉल के जैसी नहीं है। उसका आकार कुछ कुछ इस तरह से है, जैसे इधर देखिए, इधर उभरी हुई है पृथ्वी, एकदम गोल नहीं है और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ये हमारी पृथ्वी का आकार है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है? आपने अपने स्कूल में देखा होगा, आपके क्लासरूम में भी हो सकता है। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, उनके 3D मॉडल बनाते हैं। अभी टीवी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे, पिछले दिनों राम मंदिर पर चर्चा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको राम मंदिर को लेकर। तो बहुत सारे टीवी चैनल राम मंदिर का एक मॉडल दिखा रहे थे आपको कि राम मंदिर कैसा होगा। तो बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटे से मॉडल के रूप में, जिसको कि हम बारीकी से उसके सभी पक्षों को देख सकें, तो इस तरह के मॉडल बनाए जाते हैं, वो प्रतिरूप होते हैं। इसी तरह हमारी इतनी विशाल पृथ्वी का जो मॉडल है वो ग्लोब है, जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, ग्लोब पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप है। यहां जो देख रहे हैं ग्लोब में एक सुई है जो इसके बीच भाग से होकर ऐसे देखिए गुजर रही है, ये जिस पर हमारा ग्लोब स्थित है, इसे हम पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। और ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है, यानी ये वाला बिंदु और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं। ये नॉर्थ और ये इधर साउथ, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हैं, जिनसे होकर हमारी पृथ्वी का अक्ष गुजरता है। यहाँ आप देख रहे होंगे हमारी पृथ्वी का जो मॉडल है या पृथ्वी है वो झुकी हुई अवस्था में है, एकदम सीधी नहीं है। अगर ये ग्लोब या हमारी पृथ्वी सीधी अवस्था में होती तो कुछ इस तरह से होती, जबकि इसमें एक
झुकाव है, आप यहाँ देख रहे हैं ये झुकाव है। अब ये कितने डिग्री का झुकाव होगा इसको हम अगले चैप्टर में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस एनिमेशन के माध्यम से देखिए, चित्र के माध्यम से ये जो देख रहे हैं आप, ये रेखा है, इसको पृथ्वी का कक्षीय समतल कहते हैं। और यहाँ से अगर कोई एक लंबवत रेखा खींची जाए पृथ्वी को, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो ये वाला कोण है ये 66.5 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री है। हमारी पृथ्वी इतनी झुकी हुई अवस्था में है। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं इधर, ये हमारी पृथ्वी का अक्ष है, जो ग्लोब में भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अब आप अक्ष और ग्लोब दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ग्लोब को इस सुई के चारों तरफ फ्रीली एकदम से हम इसको घुमा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से घूमता है ग्लोब, आपने देखा होगा घुमा के, ये पश्चिम से पूरब की तरफ, इधर पश्चिम है और इधर पूरब है, तो इस तरह से ये ग्लोब इस अक्ष पर घूमता है। इसी तरह हमारी पृथ्वी झुकी हुई अवस्था में अपने अक्ष पर घूमती है, कुछ इस तरह से। पृथ्वी पर कोई ये जो अक्ष है इधर, एक काल्पनिक अक्ष ऐसे माना जाता है। हकीकत में ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर नहीं होती है, ये काल्पनिक रेखा है। और ये हमारी बहुत सारी जियोग्राफिकल और साइंटिफिक गणनाओं के लिए इसकी कल्पना की गई है। लेकिन पृथ्वी इस तरह से झुकी है और यहाँ जो उत्तरी ध्रुव है आप इसको देख सकते हैं, और इधर जो पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव है। इस तरह से हमारी पृथ्वी घूमती है। ये जो देख रहे हैं एक रेखा, ये बार बार, ये एक वास्तविक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा है। ये वाली रेखा है वो हकीकत में पृथ्वी पर नहीं है। तो ग्लोब का कॉन्सेप्ट आपका उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है विषुवत वृत्त और अक्षांश रेखाएं। अभी आपने पिछली स्लाइड में जो देखा, जैसा कि मैंने बताया, ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक ट्रू मॉडल होता है, जिस पर हमारी पृथ्वी की भांति बहुत सारे जो महाद्वीप हैं, द्वीप हैं या सागर महासागर है, उनको उसी अनुपात में दर्शाया जाता है जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर होते हैं। परंतु यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु या पर्टिकुलर जगह की स्थिति बताना बहुत कठिन हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भों की आवश्यकता होती है। इन्हीं बिंदुओं और रेखाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिनको हम अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। तो आइए इस स्लाइड में सबसे पहले हम जानते हैं विषुवत वृत्त, और इसके साथ साथ हम अध्ययन करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो हमारी पृथ्वी का अक्ष होता है, जो पृथ्वी को काल्पनिक रूप से दो भागों में बांटता है, इसी तरह से पश्चिम से पूरब की ओर बीच में से एक रेखा, संदर्भ रेखा खींची जाती है, जो हमारी पृथ्वी को अन्य दो भागों में बांटती है। ये रेखा जो देख रहे हैं आप, ये हमारी पृथ्वी को, आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं इसे, जैसे मानो आपने गोल बॉल लिया हुआ है और जिस पर एक रबर बैंड लगाएं, आप बीच में रबर बैंड बिल्कुल बीच में लगाएं, फिर आप उसको देखें, वो रबर बैंड उस बॉल के चारों तरफ एक गोले, एक सर्कल या वृत्त के रूप में दिखाई देगा। इसी तरह से हमारी पृथ्वी के बीचों बीच में एक वृत्त बनाया गया है, वो भी अक्ष की तरह एक काल्पनिक वृत्त है। इसे विषुवत वृत्त, इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। इसमें आप कह सकते हैं ये जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध है। और स्पष्ट रूप से इस एनिमेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये पृथ्वी के मध्य में जो एक रेखा है, ये केवल एक साइड में नहीं दिख रही है, ये चारों तरफ है पृथ्वी के। जैसे आप यहाँ से इसको ये घूम के दूसरी साइड भी है, ये दूसरी तरफ भी है। जैसे मैंने अभी आपको एक बॉल का उदाहरण दिया, बॉल पे जब रबर बैंड आप चढ़ाएंगे तो बीच में जो बिल्कुल बीचों बीच में वो दो भागों में बांट देगा उसको। तो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं। देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है और ठीक इसके नीचे वाला ये भाग है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इस तरह से जो काल्पनिक रेखा हमारी पृथ्वी को दो उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बांटती है, बिल्कुल मध्य से जो बीचों बीच गुजरती है, वो एक वृत्त के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ होती है। उसको हम विषुवत वृत्त या इक्वेटर कहते हैं। अब विषुवत वृत्त से ध्रुवों के बीच, यानी यहां से लेके आप
यहाँ से लेके और यहाँ तक, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर ये जो रेखाएं खींची गई हैं दोनों तरफ, इनको हम अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को अंशों में मापा जाता है, इनकी लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई अलग अलग क्यों होती है? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी एक बॉल का उदाहरण दिया। माना आपकी जो बॉल है उसके बीचों बीच में जो रबर बैंड लगा हुआ है, जो हमारा विषुवत वृत्त है, वो बीच में लगा होगा, वहाँ की पृथ्वी की लंबाई उसके चारों तरफ खींचे गए वृत्त की जो परिधि होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए विषुवत वृत्त की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। और ज्यों-ज्यों हम ध्रुवों की तरफ ऊपर बढ़ते जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। ये वाली रेखा इससे छोटी होगी, ये इससे छोटी होगी, इससे छोटी होगी, ये इससे छोटी होगी और इससे छोटी, और अंत में जब हम ध्रुव की तरफ आ जाते हैं 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण में हम आ जाते हैं, तो एक बिंदु के रूप में सबसे छोटी हमारी अक्षांश रेखा हो जाती है। यानी ये इनकी लंबाई अलग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि ये जो 0 डिग्री हमारा विषुवत वृत्त है, पृथ्वी को बीचों बीच से है, इससे ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तर के बीच की जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं इसके समांतर, वो सब उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं, और नीचे जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं वो सब दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है उनको। इसलिए जब कोई भी रेखा जिसका मान, इसको हम अंशों में मापते हैं, तो 20 अंश या 20 डिग्री या 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 इस तरह से मापते हैं, तो उसके आगे उत्तर या दक्षिण लिखना अनिवार्य होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये रेखा विषुवत वृत्त के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखा है उन सबके आगे 20 डिग्री उत्तर, 40 अंश उत्तर, 60 अंश उत्तर और 80 अंश उत्तर, और लेकिन ये जो देख रहे हैं ये हमारे विषुवत वृत्त के दक्षिण में है, दक्षिण गोलार्ध में है, तो इसको 20 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा गया है। अब यह एक और विशेष बात उल्लेखनीय है, अगर हम इसको 0 डिग्री अक्षांश, ये जो हमारा विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर में एक एक अंश पर हम जैसे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ तक आके 90 डिग्री पर जो हमारी अक्षांश रेखा होगी वो एक बिंदु के रूप में होगी। मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ, ध्यान रखें। ये जो अक्षांश रेखाएं हमारी खींची जाएंगी, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हमारी इधर खींची जाएंगी, ये उत्तरी अक्षांश होंगी, लेकिन अगर इनको एक एक डिग्री के अंतर पर हम खींचे तो टोटल कितनी रेखाएं हो जाएंगी? ये यहाँ 90 डिग्री है। इसी तरह अगर हम यहाँ एक एक डिग्री पर इधर अक्षांश रेखाएं खींचेंगी तो ये कुल 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी एक एक डिग्री पर खींचेंगे तो कुल 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी? यानी उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 90, कुल 180। यहाँ विषुवत वृत्त को भी अगर एक हम माने तो +1 करेंगे तो ये 181 अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो कि एक एक डिग्री के अंतर पर हैं, जिनको हम मान सकते हैं। अगर इनमें से, क्योंकि ध्रुवों पर जो रेखाएं हैं, आप जानते हैं कि ध्रुवों पर डॉट है, केवल बिंदु हैं, वो वृत्त नहीं है। इसी तरह उत्तरी ध्रुव एक और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को भी मान लिया जाए, अगर दोनों को इसमें से घटा दें तो फिर 179 यानी 179 रेखाएं मानी जाएंगी। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, कभी कभी 180 आ सकता है उसमें, क्योंकि विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची जाती हैं एक एक डिग्री के अंतर पर, और इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे तो यहाँ एक एक डिग्री के अंतर पर कुल 90 रेखाएं, दोनों 180। अगर इसमें विषुवत वृत्त भी शामिल कर लिया जाए तो हो सकता है 181। अगर 181 आंसर है तो 181 दीजिए। तो इस तरह से अक्षांश रेखाओं के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए आइए और विस्तार से जान लेते हैं एक 3D मॉडल के माध्यम से। ये देखिए गूगल अर्थ से मैंने लिया हुआ है अपनी पृथ्वी का मॉडल। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी पर एक विषुवत वृत्त खींचा हुआ है, काल्पनिक रेखा है। इसके उत्तर में ये उत्तरी ध्रुव है और इसके उत्तर में जितनी भी रेखाएं हैं ये उत्तरी अक्षांश है। ये वाली लेफ्ट टू राइट जो हैं, बाएं से दाएं वृत्त हैं, ये चारों तरफ ऐसे गोल गोल हैं, ये सारे उत्तरी अक्षांश हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। यहाँ ठीक इसके विपरीत, यहाँ जो इक्वेटर है विषुवत वृत्त के ठीक विपरीत यानी दक्षिणी गोलार्ध में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर हमें ठीक इसके विपरीत दिशा में हमें यहाँ दक्षिणी ध्रुव दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, ये
ये 90 डिग्री दक्षिण में है। तो इस एनिमेशन के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा, आपको ये वृत्त हमारी पृथ्वी पर खींचे हुए दिख रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। अब हम जानते हैं हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। अभी तक 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं आप जान चुके होंगे। पहला है आपका ये 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत वृत्त जो पृथ्वी के बीचों बीच में है, जिसे कि मैंने एक गेंद के उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया था कि अगर बॉल पर रबर बैंड चढ़ा दें उसके बीचों बीच, तो जो रबर बैंड का वृत्त बनता है वो हमारा विषुवत वृत्त है, जो बॉल को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी। तो ऊपर का जो सबसे ऊपर 90 डिग्री का जो पॉइंट होता है, ये 90 डिग्री उत्तर यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण पे हमारा दक्षिण ध्रुव। तो ये 4 रेखाएं आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पिछली स्लाइड में। इनके अलावा भी हमारी कुछ रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये चित्र आप पहले भी देख चुके हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर में जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश होते हैं। यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विषुवत वृत्त, ध्रुव दोनों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इनके अलावा जो कुछ 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमारी और होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आती है कर्क रेखा, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये रेखा हमारी होती है। उत्तरी गोलार्ध विषुवत वृत्त के ठीक उत्तर की तरफ। तो यहां देखिए 23.5 डिग्री पर जो हमारी रेखा खींची जाती है, ये इसको हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में हम देखेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण ये वाली रेखा जो है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। एक बार पुनः उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे 66.5 डिग्री पर जो वृत्त है हमारा, जो अक्षांश रेखाओं का जो वृत्त है, ये यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख रहा होगा, लगभग यहाँ कहीं होगा, ये वृत्त है, हम इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में ये वाला जो वृत्त दिख रहा है आपको 66.5 डिग्री पर, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। अब आप देख चुके हैं कुल 7 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना होगा। नंबर 1 विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और 4 ये रेखाएं, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। यानी 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, ध्यान रखिए, 23.5 और 66.5, उत्तरी गोलार्ध में 2 और दक्षिण गोलार्ध में 2, 4 महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। 23.5 उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 दक्षिण में मकर रेखा और 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और नीचे दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये हमारी रेखाएं महत्वपूर्ण रेखाएं। इनको महत्वपूर्ण रेखाएं क्यों माना गया है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। इन रेखाओं के माध्यम से हमारी पृथ्वी के विभिन्न ताप जोन है, यानी पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं, हीट जोन हैं, उनमें बांटने में मदद मिलती है। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने ताप कटिबंध हैं? ताप कटिबंध से मतलब है जहां हमें टेम्परेचर यानी हीट और गर्मी सूरज से प्राप्त होती है। आपने कभी कल्पना की होगी कि हमें सूरज से जो गर्मी मिलती है हमारी पूरी पृथ्वी पर समान रूप से नहीं मिलती होगी, क्योंकि अगर समान रूप से हमें पृथ्वी पर गर्मी मिलती तो जहां गर्मी है वहां गर्मी बनी रहती, जहां सर्दी है वहां सर्दी रहती, तो जहां धूप है वहां धूप बनी रहती, सब जगह समान रूप से धूप होती। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में तो कहीं बहुत सर्दी है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है। यानी जहां सूरज की रोशनी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है वहां पृथ्वी पर गर्मी रहती है, और जहां सूरज की रोशनी हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है वहां पर सर्दी रहती है। इस आधार पर हमें किन किन स्थानों पर सूरज की रोशनी हमें किस मात्रा में मिलती है उसको देखते हुए हमारी पृथ्वी को ताप कटिबंधों यानी हीट जोन्स में बांटा गया है। इसके पीछे कारण क्या है? आप मान के चलिए, ये जो टॉर्च है, आपको ये टॉर्च दिखाई दे रही है, मान लीजिए ये सूरज है, इससे हमें यहाँ पृथ्वी की सतह पर रोशनी मिल रही है। जो सीधी सीधी हमें रोशनी मिल रही होगी वहाँ हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिल रही होगी। जैसे कि यहाँ पर हमें सीधे, मान लीजिए यहाँ सूरज है, तो यहाँ जो रोशनी हमें मिल रही होगी ये बहुत ज़्यादा मिल रही होगी, या सूरज की गर्मी हमें सीधी सीधी सूरज की किरणें यहाँ मिल रही होंगी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह की सतह पर, यानी इस तरह की सतह पर हमें यहाँ तिरछी होकर मिलेगी तो वहाँ सूरज की गर्मी कम मिलेगी, कुछ कुछ यहाँ ध्रुवों पर। और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ तो बहुत कम सूरज की रोशनी आएगी, यानी बहुत कभी कभारी हमें यहाँ सूरज की रोशनी मिलेगी। तभी कहते हैं ध्रुवों पे 6 महीने में दिन होता है और 6 महीने में रात होती है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर सूरज की हीट यानी ऊष्मा का वितरण होता है। इसके आधार पर हमने अलग अलग ताप कटिबंध या जोन बांटे हुए हैं पृथ्वी पर, उनके बारे में आइए जान लेते हैं।
प्रमुख रूप से हमारी पृथ्वी पर निम्नलिखित 3 ताप कटिबंध यानी हीट जोन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब आप समझते होंगे, उष्ण का मतलब है शुष्कता, यानी गर्मी जहाँ ज़्यादा रहती है वहाँ उष्णता रहती है यानी शुष्कता रहती है। तो ये जो 23.5 उत्तर, जो कि मैंने पहले आपको बताया, कर्क रेखा जो हमारी है, और 23.5 दक्षिण जो मकर रेखा है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ में सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा या सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा मिलती है, इसलिए इस स्थान को हम उष्ण कटिबंध या टॉरिड जोन बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इन अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला है 23.5 से 66.5 के बीच, ये इस क्षेत्र में हमें सूरज की रोशनी उष्ण कटिबंध की अपेक्षा थोड़ी सी कम मिलती है, क्योंकि यहाँ कुछ तिरछी हो जाती हैं सूरज की किरणें। अब मान लीजिए यहाँ पर सूरज है, यहाँ से जो किरणें आएंगी तो यहाँ सीधी आएंगी, और इधर आएंगी तो थोड़ी सी तिरछी हो जाएंगी, यहाँ कम मिलेंगी, तो इसको हम टेम्परेट या शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण दोनों, यानी ठंडा भी है और गर्म भी है, तो ये शीतोष्ण जोन है। ये दोनों गोलार्ध में समान स्थिति होती है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 उत्तर में, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 दक्षिण से 66.5 दक्षिण के बीच, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब इसके अलावा जो आपका क्षेत्र बचा वो बचा ये ऊपर वाला, ये वाला 66.5 से ध्रुवों के बीच में, 66.5 दक्षिण और 66.5 उत्तर तथा ध्रुवों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ सूरज की रोशनी तो हमें कभी कभार मिलती है और बहुत कम मिलती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ ठंडा, हमेशा ठंडा रहता है, बर्फ जमी रहती है। आपने पृथ्वी का जो मैप या नक्शा देखा होगा या जो ग्लोब देखा होगा, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद कलर में दोनों तरफ बर्फ जमी हुई रहती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारी पृथ्वी के प्रमुख रूप से 3 ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। यहाँ आपको ध्यान रखनी है वही अक्षांश रेखाएं, जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है वो आप समझ गए होंगे, ये उष्ण कटिबंध है, और 23.5 से 66.5 के बीच का शीतोष्ण, और उसके ऊपर ध्रुवों के पर जो 66.5 से ऊपर जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ शीत कटिबंध। 3 जोन में हमारी पृथ्वी को बांटा गया है। चलिए इसको और आसानी से इस एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी और सूरज की किरणें आती हैं, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ हमें सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा मिलती होगी। ये हमारा, ये मान लीजिए कर्क रेखा है और ये इधर ये मकर रेखा है, तो इनके बीच का स्थान है ये, और यहाँ थोड़ा सा तिरछा होगा तो यहाँ थोड़ी कम मिलेगी दोनों साइड में, इसे शीतोष्ण हो गया। ये ध्रुवों पर जो ध्रुवीय हिस्सा है जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद, ये शीत कटिबंध है। यहाँ पृथ्वी पर सूरज की ऊष्मा बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो ये हमारी पृथ्वी पर सूरज की रोशनी के प्राप्त होने के आधार पर प्रमुख रूप से 3 ताप कटिबंध हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है देशांतर या देशांतरी यामोत्तर, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को हम देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। इस तरह से कुछ देखिए, अगर ये हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है, तो इनके बीच में जो रेखाएं खींची गई हैं, ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये इस साइड और इधर दोनों तरफ जो रेखाएं देख रहे हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि देशांतर रेखाओं की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमारी पृथ्वी पर पहले से ही हम जानते हैं विषुवत वृत्त जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है, उसके समानांतर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश मौजूद हैं, और हमारे दोनों अक्षों से गुजरती हुई पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम पृथ्वी का अक्ष कहते हैं, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। तो फिर हमें इन देशांतरीय संदर्भ रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक स्थान है A और एक स्थान है ये B हमारी पृथ्वी पर। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों स्थान इस अक्षांश रेखा पर हैं, 40 डिग्री उत्तर। अब अगर कोई पूछता है आपको कि A स्थान की लोकेशन क्या है, मान लीजिए कोई फ्लाइट किसी जगह से आती है, उसको A स्थान पर लैंड करना है, उसकी लोकेशन एग्जैक्ट हमारे ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो हम उसको बताएंगे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
अब 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बी की भी लोकेशन है और ए की भी लोकेशन है, तो आप एग्जैक्ट कैसे बता पाओगे? तो इन दोनों स्थानों की स्थिति बताने में कन्फ्यूजन यानी दुविधा की स्थिति होगी। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ अन्य संदर्भों की आवश्यकता होगी और यही संदर्भ रेखाएं हैं जिन्हें हम देशांतर कहते हैं। जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ से एक संदर्भ रेखा जाती हुई हमारे दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है, तो ये रेखा और ये 40 डिग्री उत्तर जिस बिंदु पर काटते हैं वो स्थान हमारा ए है। इसी तरह से ये वाली एक संदर्भ रेखा है, ये और 40 डिग्री उत्तर जहाँ काटते हैं वो स्थान बी है। तो इन स्थानों को हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि ये ए है और बी है। जिस तरह से हमने ये 40 मान बताया, इसी तरह से इन देशांतर रेखाओं के भी अलग अलग मान होते हैं। इनको भी हम अंशों में मापते हैं और फिर अंशों के बाद मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को बताने के लिए केवल अक्षांश रेखाओं की सहायता से नहीं बता सकते और ना ही हम केवल इन देशांतर रेखाओं की सहायता से बता सकते हैं। हम किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन या उसकी स्थिति बताएंगे तो हमें दोनों रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि अक्षांश रेखाओं को हम अंशों में मापते हैं और अंशों को मिनटों में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ एक बात और विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर विषुवत वृत्त यानी जो भूमध्य रेखा है, ये वाली जो अक्षांश रेखा है या अक्षांश वृत्त है, हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। उसी तरह से एक प्रमुख यामोत्तर जिसको अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी को अन्य दो गोलार्धों में विभाजित करती है। यानी यहाँ उत्तर दक्षिण न होके पूर्व और इधर पश्चिम। 0 डिग्री यामोत्तर हमारी पृथ्वी को दो भागों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारा विषुवत वृत्त उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ खींचे गए वृत्त हैं, जिसमें 0 डिग्री पर हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त है और उसके समानांतर उत्तरी गोलार्ध में जो खींची गई रेखाएं हैं वो हमारी सारी रेखाएं उत्तरी अक्षांश हैं, दक्षिण गोलार्ध में खींची गई दक्षिणी अक्षांश हैं। ठीक इसके विपरीत उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो संदर्भ रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली बात है, ये जो देशांतर रेखाएं ये वृत्त नहीं है, यानी ये इधर से लेके पूरी रेखा उधर चारों तरफ पृथ्वी के ऐसे ऐसे चारों तरफ नहीं है। ये केवल अर्धवृत्त हैं, यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक खत्म हो जाते हैं। ये अर्धवृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ इनके बीच की दूरी कुछ ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ध्रुवों के बीच की दूरी इनकी घटती जाती है और ठीक जब ध्रुव पे पहुँचते हैं तो हमारी सारी देशांतर रेखाओं के बीच की आपस में जो दूरी होती है वो शून्य हो जाती है, यानी वहाँ सारी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में और स्पष्ट करने के लिए आइए इस 3D एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये हमारा विषुवत वृत्त है। पृथ्वी को दो भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। यहाँ उत्तरी ध्रुव है और यहाँ आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो संदर्भ रेखाएं हैं ये दिख रहे हैं, ये जो संदर्भ रेखाएं खींच रहे हैं हम, ये संदर्भ रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ये अर्धवृत्त हैं, यहाँ से शुरू होते हैं और ये यहाँ पे आके खत्म हो रहे हैं और ठीक जब इसके पीछे है वो दूसरे अर्धवृत्त माने जाएंगे। अब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 0 डिग्री जो प्रमुख यामोत्तर है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है, अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय जो रेखाएं हैं उनकी लंबाई एक समान होती है, कारण कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच में खींची जाती हैं, तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है वो हमेशा बराबर रहेगी। अब प्रश्न उठता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी वृत्ताकार शेप में है और वृत्त का जो आकार होता है वो कुल 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखिए एक एक डिग्री पर खींचे, एक एक डिग्री के अंतर से, ये 0 डिग्री है और ये मान लीजिए यहाँ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके खींचते जाएं तो कुल 360 रेखाएं खींची जाएंगी हमारी पृथ्वी पर, यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर है, यहाँ से इधर पूर्व में और इधर पश्चिम में, इधर प्लस और इधर माइनस, दोनों तरफ गिनती करते हुए रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे तो इधर से चलेंगे तो कुल 180 रेखाएं खींचते हुए यहाँ पीछे तक आ जाएंगे, इसी तरह इधर से चलेंगे तो कुल 180 रेखाएं
खींचते हुए पीछे तक पहुंच जाएंगे। इस तरह हमारी पृथ्वी पर कुल 180 प्लस 180 यानी 360 देशांतर रेखाएं मानी गई हैं, खींची गई हैं, जो एक एक डिग्री के अंतराल पर मानी जाएंगी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ग्रीनिच या प्रमुख यामोत्तर। ग्रीनिच क्या है, प्रमुख यामोत्तर क्या है? हालांकि इसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम ग्रीनिच या प्रमुख यामोत्तर इसको मानते हैं। ग्रीनिच या प्रमुख यामोत्तर की अवधारणा क्यों आई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने यह निश्चित किया कि ब्रिटिश स्थित राजकीय वेधशाला से गुजरने वाली प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री मानी जाएगी और वहां से गणना करते हुए पूरब की दिशा में यानी इधर कुल 180 रेखाएं खींची जाएंगी और इधर पश्चिम की दिशा में गणना करते हुए 180 रेखाएं खींची जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि प्रमुख यामोत्तर या 0 डिग्री यामोत्तर की अवधारणा की आवश्यकता क्यों हुई? हम जानते हैं पूरा विश्व आपस में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे अमेरिका से भारत में कोई फ्लाइट आई तो वो कितने बजे उतरेगी, क्या समय होगा? भारत में समय अलग है, अमेरिका में समय अलग है और पूरी दुनिया में समय अलग, कहीं दिन होता है कहीं रात होती है। इसके पीछे कारण ये है कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। आधी पृथ्वी पर हमेशा दिन रहता है और आधी पृथ्वी पर हमेशा रात रहती है। यानी हर समय कहीं ना कहीं पृथ्वी पर दिन रहता है और कहीं ना कहीं रात रहती है और पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए समय की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 0 डिग्री यामोत्तर की व्यवस्था बनाई और इसीलिए अर्धवृत्तों के रूप में देशांतर रेखाएं खींची। और जैसा कि हम पहले ही जानते हैं 0 डिग्री यामोत्तर है पृथ्वी को दो भागों में, समान भागों में बांटती है। इनको पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसीलिए जैसे कि हम अक्षांश रेखाओं में लिखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होती है उनके आगे उत्तर या एन या नॉर्थ लिखते हैं और दक्षिण गोलार्ध में होती है उनके लिए दक्षिण या एस या साउथ लिखते हैं। इसी तरह देशांतर रेखाओं के लिए पूर्वी या ईस्टर्न या पश्चिमी या डब्ल्यू वेस्टर्न अक्षांश लिखा जाता है। ये है ग्रीनिच, ये ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला का चित्र है, आप देख सकते हैं। और ये एक जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसका मतलब ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं इधर और ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो अगर किसी स्थान का हमें मान बताना हो, जैसे इस स्थान का हमें मान बताना है, तो जहाँ ग और 3 ये आपस में जहाँ काटती हैं वो स्थान है। इसी तरह ख और एक ख बोल सकते हैं आ को। इस तरह से किसी स्थान का हम नाम बता सकते हैं। बहरहाल ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर जो वृत्ताकार रेखाएं हैं हमारी पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की तरह उनको कह सकते हैं, वो अक्षांश रेखाएं और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले जो अर्धवृत्त हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। जिस तरह से 0 डिग्री हमारा इक्वेटर पृथ्वी को दो भागों में उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में बांटता है, इसी तरह 0 डिग्री यामोत्तर जो ब्रिटिश स्थित राजकीय वेधशाला से गुजरती है वो भी हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। आइए इस एनिमेशन के माध्यम से देशांतर रेखाओं को और स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। देखिए ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली ये अगर 0 डिग्री यामोत्तर है तो इसके ठीक पीछे 180 डिग्री आएगी, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 180 रेखाएं इधर खींची जाएंगी और ठीक इसके पश्चिम में भी इसी तरह आएंगी तो -180 भी ये हो जाएगी। तो -180 और +180 एक ही रेखा होगी और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है। तो अब मुझे उम्मीद है आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब देशांतर रेखाओं का हमारे समय के निर्धारण में, हमारे अंतर्राष्ट्रीय समय है उसके निर्धारण में और मानक समय के निर्धारण में क्या महत्व है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय। आइए अब जानते हैं देशांतर के माध्यम से समय का निर्धारण कैसे होता है, समय और देशांतर के बीच आपस में क्या संबंध है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं समय का मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं तमाम अन्य ग्रहों की गति हो सकती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने अपने निश्चित पथ पर और एक निर्धारित समय में परिक्रमण और घूर्णन करते रहते हैं। दूसरी ओर हम जानते हैं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का यह सबसे अच्छा साधन हो सकता है। स्थानीय समय का अनुमान हम सूर्य के द्वारा बनाई जाने वाली परछाई से लगा सकते हैं। जैसे कि दोपहर में यह परछाई सबसे छोटी होती है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है उस समय दोपहर होता है, यानी दोपहर के 12 बजे होते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो जिस समय हमारी परछाई सबसे छोटी यानी सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, यानी सूर्य की किरणें ठीक लंबवत हमारे ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जिस स्थान पर पड़ रही हैं, उस स्थान पर ठीक दोपहर के 12 बजे होते हैं और उसको केंद्र मानकर हम दूसरे स्थानों का समय निर्धारित कर सकते हैं। वो किस तरह, आइए जानते हैं। पिछली स्लाइड में हमने ग्रीनिच के बारे में या प्रमुख यामोत्तर के बारे में पढ़ा, ये वाली यामोत्तर को। अब यही देशांतर रेखा यानी प्रमुख यामोत्तर हमारे समय निर्धारण का सबसे सशक्त साधन हो सकती है। अभी हमने चर्चा की जिस समय सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, यानी जब सूर्य की किरण ठीक हमारे ऊपर लंबवत पड़ती हैं, जिस समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है, उस समय दोपहर के 12 बजते हैं। इसी तरह कह सकते हैं जब सूर्य की किरणें ठीक 0 डिग्री यामोत्तर यानी प्रमुख यामोत्तर पर होती हैं, तो यामोत्तर स्थित जितने भी देश हैं या जितने भी स्थान हैं, उन सब में दोपहर होगी, यानी दिन के ठीक 12 बज रहे होंगे। अब इसको केंद्र बिंदु मानते हुए हम दूसरे स्थानों के समय का निर्धारण बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम ये पहले ही जान चुके हैं कि 0 डिग्री यामोत्तर से पूर्व की दिशा में बढ़ने पर प्लस देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और इसके पश्चिम यानी पीछे की तरफ बढ़ने पर माइनस, यानी इधर +1 +2 इस तरह से और इधर -10 -20 इस तरह की देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब समय के मापने का या समय के निर्धारण का जो प्रमुख मैकेनिज्म है वो समझते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी का अक्ष है, आप देख रहे हैं इस तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पर। तो हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री मतलब हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, ये वृत्ताकार है, ये वृत्त है, गोल है, जो कि 360 डिग्री होता है। अब हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, या कहें कि 1 घंटे यानी 60 मिनट में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। आप इस तरह से कह सकते हैं पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो और इसमें 24 का भाग देंगे तो ये 15, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक इसको और आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। हम जानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगा लेती है, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। अब इस 0 डिग्री यामोत्तर को अगर हम प्रमुख यामोत्तर माने, इसको केंद्र बिंदु माने, तो यहाँ से 15 डिग्री आगे बढ़ाते हुए हम एक देशांतर खींचते हैं। मान लीजिए ये वाली देशांतर 15 डिग्री आगे है, तो 15 डिग्री यहाँ से इतना घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक आगे 15 डिग्री और इस तरह से 15-15 डिग्री पर हमारी पृथ्वी पर कुल देशांतर खींचे तो 24 देशांतर खींची जा सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को 1-1 घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांट दिया गया, यानी 15-15 डिग्री पर ये देशांतर रेखाएं खींच गई, 15 हो गई, ये 30, 45, 60 इस तरह से पूरी पृथ्वी पर कुल 24, यानी इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो हुआ 15 देशांतर का क्षेत्र हुआ। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है या इतना घूमने में पृथ्वी 60 मिनट या 1 घंटे का समय लेती है। अब यहाँ आपको काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा कि जिस समय ग्रीनिच यानी प्रमुख यामोत्तर, ये हमारी 0 डिग्री यामोत्तर है, यहाँ जब दोपहर के ठीक 12 बज रहे होंगे तो यहाँ से 15 डिग्री आगे यानी दोपहर से आगे का समय हो गया। ये स्थान ये घूम के पृथ्वी आगे निकल गई तो यहाँ 1 बज गया होगा 15 डिग्री आगे, क्योंकि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय लगता है। तो 15 डिग्री आगे के स्थान पर यानी 12 से 1 होगा, और आगे देखेंगे 30 डिग्री पे जाएंगे तो ये 2 घंटे का आगे, यानी इसी तरह से बढ़ेंगे तो 1-1 घंटे के ये समय क्षेत्र हैं। इधर आएंगे तो 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक इसके पीछे ये -15 डिग्री, -15 डिग्री यहाँ तक का भी 1 घंटे का पीछे समय होगा। तो जब यहाँ 12 बज रहे होंगे तो -15 पर जाएंगे तो यहाँ 11 बज रहे होंगे, सीधी सी बात है। और पीछे जाएंगे तो यहाँ 10 बज रहे होंगे। इसी तरह यहाँ से 1-1 घंटे पीछे हम बढ़ते जाएंगे और यहाँ से 1-1 घंटे आगे बढ़ते जाएंगे। ये समझ लीजिए। सारांश रूप में कहें हम तो 0 डिग्री पर जब दोपहर होगा तो वहाँ से 15 डिग्री पर 1 बजा होगा, 30 डिग्री पर 2 बजा होगा, 45 पर 3 बजे होगा, और इसी तरह उससे पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ -15 पे 11 बज रहे होंगे और -30 पे 10 बज रहे होंगे। ठीक इस तरह से
पीछे बढ़ते आएंगे तो 180 डिग्री का जो हमारा यामोत्तर है, यहाँ 12 घंटे पीछे का समय होगा, यानी रात के 12 बज रहे होंगे। इधर से भी गणना करें तो 12 घंटे का आगे का समय होगा, तब भी रात के 12 बज रहे होंगे। जैसा कि हम पहले जानते हैं 180 जो हमारी यामोत्तर है वो प्लस 180 और माइनस 180 एक ही रेखा पर स्थित है, यानी इस तरह से 12 घंटे आगे बढ़ेंगे तब भी यहाँ आ जाएंगे हम दोपहर के 12 बजे से, और 12 घंटे पीछे बढ़ेंगे तब भी हम यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से हमारी पृथ्वी पर तमाम जो देशांतर रेखाएं उन पर स्थित स्थानों पर समय का निर्धारण होता है, क्योंकि सूर्य स्थित रहता है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती जा रही है तो जो जो स्थान सूर्य के सामने आता जाता है वहां दोपहर होती रहती है, जो स्थान आगे निकल जाता है वहां दोपहर का समय आगे बढ़ जाता है, और जो स्थान पीछे रह जाता है वहां दोपहर से पहले का समय होता है। अब देखिए इस बड़े से चित्र में हम एक बार देख सकते हैं, माना ये कोई एक देशांतर रेखा है, इस पर जितने भी स्थान स्थित हैं उन सब पे एक ही समय होगा वहां, यानी सब पे दोपहर होगी तो सब पे दोपहर होगी, और सब पे रात होगी तो सब पे रात होगी। और स्पष्ट करके अगर प्लेन पेपर पे हम देखें फ्लैट, तो एक एनिमेशन के माध्यम से और समय को, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा जटिल लगेगा हो सकता है, बहुत उलझन होती है समय को समझने के लिए। अच्छे बहुत लंबे लंबे समय तक लोग ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको समय कैसे निर्धारित होता है वो समझ में नहीं आ सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारी पृथ्वी का नक्शा है प्लेन पेपर पे, यानी अभी तक हम ग्लोब के माध्यम से पढ़ रहे थे, गोल देख रहे थे, अगर उसको प्लेन पेपर पे फैला दिया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये हमारा ग्लोब है, मान लीजिए, अब इस ग्लोब को अगर हम फैलाएंगे, इसको प्लेन पेपर पे बनाएंगे तो कुछ इस तरह से नक्शा बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? इस तरह से जब नक्शा बनेगा तो जो अब यहाँ देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये हमारा भारत है। अब पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए जो स्थान सूरज के सामने ठीक सामने है वहां दिन रहेगा, और जो स्थान आगे बढ़ते जाएंगे वहां शाम होती जाएगी, या समय दोपहर से आगे जाता जाएगा। मान लीजिए ये सूरज है, तो यहां इस सूरज के ठीक सामने जो स्थान है वहां दोपहर रहेगा। ये ग्रीनिच है, यानी सूरज ग्रीनिच पर है तो यहां दोपहर है, ये ग्रीनिच पे दोपहर है। और इस तरह से हमारी पृथ्वी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 बजे इधर और इधर माइनस के, यानी दोपहर के 12 बजे से पीछे जाएंगे तो यहाँ देखिए रात के 12 बज गए, और यहाँ से आएंगे तो घूम के यही स्थान आ जाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप, जैसे ये पश्चिम से और पूरब की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती जा रही है। तो देखिए जो जो स्थान इस पे, ये नीली रेखा है, मान लीजिए ग्रीनिच है, यहाँ सूरज है, जो जो स्थान ये ग्रीनिच पे आते जा रहे हैं उनमें दोपहर होती जा रही है, और जो स्थान आगे बढ़ते जा रहे हैं उनमें दोपहर से आगे जाए 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, और ये पीछे वाले स्थान जैसे जैसे आते जाएंगे तो इन पे दोपहर होता जाएगा। ठीक यहाँ पर देखिए रात के 12 बज रहे होंगे। अब देखिए ये जैसे जैसे 12 घंटे का समय बीतेगा तो रात वाला स्थान यहाँ दोपहर हो जाएगा, और ये वाले स्थान है जो जहाँ दिन में दोपहर था वहाँ रात हो जाएगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं समय। तो मुझे उम्मीद है इस एनिमेशन के माध्यम से और ये काफ़ी कुछ चर्चा की इसके माध्यम से समय की अवधारणा आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। मानक समय और भारतीय मानक, मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि अभी हमने जाना कि अलग अलग यामोत्तर पर जो स्थान है वहाँ समय अलग अलग होता है, यानी हर 15 डिग्री जैसे आगे बढ़ते हैं तो 1 घंटे का समय आगे बढ़ जाता है, और 15 डिग्री अगर हम पीछे बढ़ते हैं तो 1 घंटा पीछे चला जाता है। तो बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनका विस्तार 15 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, यानी कई कई घंटे का विस्तार हो सकता है। भारत का ही उदाहरण लेंगे, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 से लेके लगभग 97 के बीच का है। जो भारत भूमि का विस्तार है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच है पूर्व। तो ये दोनों के बीच का कितना अंतर होगा? लगभग 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री से थोड़ा सा कम है। तो कह सकते हैं 2 घंटे का अंतर हो सकता है। 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है। तो यहाँ एक बात आप समझ लीजिए, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़, यहाँ गुजरात है, यहाँ गुजरात है, यहाँ द्वारका से लेके असम में डिब्रूगढ़ तक, यानी 1.25 घंटे का अंतर है। अब 1.25 घंटे का अंतर होगा तो देश की जो आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, रेलवे की समय सारणी है, या तमाम दूसरे सरकारी कार्यालय का खुलने का समय है, देश में एक निश्चित समय होना चाहिए कि नहीं कि 10 बजे ये काम शुरू होगा। तो जब यहाँ 10 बज रहे होंगे तब यहाँ लगभग 12 बजे का समय हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति, दुविधा की स्थिति ना हो, इस स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाता है कि पूरे देश के लगभग बीच से, यानी मध्य भाग से गुजरने वाली किसी एक यामोत्तर को देश के लिए मानक समय माना जाए। यानी देश के मध्य भाग से लगभग गुजरने वाली किसी यामोत्तर को उस
स्थानीय समय को उस देश विशेष के लिए मानक समय माना जाए। तो इन दोनों के लगभग बीच में जो भारत की मानक रेखा है वो है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। 82.5 डिग्री को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो भारत का लोकल टाइम है, भारत का स्थानीय समय माना गया है। अब 82.5 डिग्री भारत का जब स्थानीय समय है तो ये 0 डिग्री यामोत्तर से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे होगा। क्यों? 0 डिग्री यामोत्तर लगभग यहाँ कहीं होगी। जब ये 0 है तो 0 डिग्री से लेके और यहाँ तक तो 5.5 घंटे का समय हमारा 0 डिग्री से आगे होगा, क्योंकि हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है, जो मानक यामोत्तर जिसको माना गया 82.5 डिग्री पूर्व यानी 0 डिग्री से, वो 82.5 डिग्री आगे। तो 82.5 डिग्री की दूरी यानी इतने क्षेत्र को घूमने के लिए पृथ्वी को जो समय है वो 5.5 घंटा लग जाएगा। यानी जब यहाँ 12 बज रहे होंगे तो हमारे भारत में 5:30 बज चुके होंगे। यानी यहाँ 82.5 डिग्री पर जो समय है वो ग्रीनिच से 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जब लंदन में 2 बजते हैं उस समय भारत में शाम के 7:30 बज जाते हैं। और ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि पृथ्वी को 15-15 डिग्री के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है और हमारे भारत 82.5 डिग्री आगे है, तो इस तरह से 5.5 घंटे का अंतर ग्रीनिच से आगे है। और रूस जैसे विशाल देश हैं उसमें उनका विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ 1 से ज़्यादा मानक समय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रूस में ही ले सकते हैं, तो रूस में 11 मानक समय को माना गया है। पीछे हमने जो चित्र देखा था उसी के माध्यम से एक बार हम भारत के मानक समय को और समझ लेते हैं। देखिए भारत कहाँ है, यहाँ है, ये 82.5 डिग्री मानक रेखा है भारत की। तो ये और ये ग्रीनिच है, यहाँ पे देखिए ग्रीनिच है। तो ये भारत की जो मानक रेखा है उससे कितने घंटे पीछे होगी, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 5.5। तो 5.5 घंटे का अंतर है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरह गति करते हुए यहाँ से आगे बढ़ गई, यानी 5.5 घंटा आगे यहाँ तक पहुँच गई। तो जब यहाँ दोपहर होती है तब यह 5:30 बजते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस चैप्टर में आए हुए तमाम टॉपिक हैं उनको आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ग्लोब क्या है समझ गए होंगे, देशांतर अक्षांश रेखाओं के बारे में जान गए होंगे, प्रमुख देशांतर के बारे में जान गए होंगे, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में आपको जानकारी हासिल हो गई होगी, समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के माध्यम से कैसे होता है इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, और भारत का जो मानक समय है उसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। बहुत छोटा सा 1 मिनट का परीक्षण रखा है हमने। इस प्रश्नावली में कुल 10 ऑब्जेक्टिव यानी MCQ प्रश्न आपके सामने आएंगे। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय होगा। टाइमर स्क्रीन पे दिखेगा। आपको एकदम मॉक टेस्ट की फीलिंग होगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से कुल 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और ये 11वां प्रश्न आपके लिए। आप बताइए अक्षांश रेखाओं और देशांतरी यामोत्तरों के बीच क्या अंतर है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय व्यक्त कीजिए और हमें बताइए कि आप और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं।
क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें? और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो भविष्य में देते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।